जय हिंद प्यारे साथी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा देख लेते हैं तो ये यकीन मानिएगा कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्यारे साथी ये एक ऐसा इकलौता टॉपिक है, ये एक ऐसा इकलौता टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम हो या आपका बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या कोई एमपी बोर्ड हो, मतलब कोई भी बोर्ड हो, हर साल ये पेपर में आता है ना। कभी कभी ये सात, जैसे सात का सात सेट है, सात में से दो सेट में आ गया है ना, चार सेट में आ गया, कभी कभी ये सातों के सातों सेट में आ जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर जनन तंत्र। एक नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र, है ना। तो आइए प्यारे साथियों, बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो इसके बारे में बेहतरीन से चर्चा करते हैं, है ना। तब तक आप एक काम कीजिए, जितने भी प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर एक लाइक का बटन और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के पास यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र होता क्या है ना। देखिए, पहले सबसे पहले समझिए, यहाँ पर लिखा है तंत्र यानी कि सिस्टम। जब कई चीजों का आपस में मिल जाना उसी को कहते हैं सिस्टम। जैसे हमारा जो शरीर है ये कई अंगों से मिलकर बना है, यानी एक सिस्टम बन गया। वैसे हम पढ़ रहे हैं जनन तंत्र के बारे में, तो इसमें जनन में मुख्य भाग लेने वाले जो है वो मिलकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को कहते हैं तंत्र यानी जनन तंत्र, है ना। तो नर जनन तंत्र अगर पुरुषों में है तो उसे बोलेंगे नर जनन तंत्र, अगर महिलाओं में है यानी तो उसको बोलेंगे क्या प्यारे साथी, मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि नर जनन तंत्र, आखिर नर जनन तंत्र में हम क्या क्या नर जनन, देखिए नर जनन तंत्र अगर आप आंतरिक भाग देखते हैं, नर जनन तंत्र को अगर अंदर से देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। नर जनन तंत्र को यदि आप अंदर से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, नर जनन तंत्र में दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक अंग, है ना। दो मुख्य अंग होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक अंग और एक होता है द्वितीय अंग। अब प्राथमिक अंग वे अंग होते हैं, कौन अंग से होते हैं, देखिए जहां पर मैंने ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन है। अब मैंने यहाँ पर नर जनन तंत्र बनाया। अब कैसे कैसे देखिए, सबसे पहले इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जिसे हम बिरसर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी, बिरसर कहते हैं। ये बिरसर एक, देखिए हमारे शरीर में देखिए यहाँ पर होता है वक्ष गुहा, है ना, वक्ष गुहा होता है। फिर इसके नीचे यहाँ पर डायफ्राम, डायफ्राम से नीचे हमारा उदर गुहा, डायफ्राम से नीचे उदर गुहा, और यहाँ कमर वाले भाग में, है ना, कमर वाले भाग में यानी श्रोणी मेखला जहां पर होती है वहीं पर हमारा ये जनन तंत्र होता है। दोनों टांगों के बीच में लटकती हुई संरचना होती है ना। और यहाँ पर जो हमारा बिरसर है ये कैसा होता है, टेस्टिस कैसा होता है, ये अंडाकार होता है, गोल अंडाकार संरचना होती है, गुलाबी रंग की संरचना होती है। बिरसर कोष एक थैले में बंद होता है जिसे बिरसर कोष कहते हैं, स्क्रोटम सैक बोलते हैं। इस बिरसर कोष के अंदर हमारा ये बिरसर होता है, बिरसर होता है। अब बिरसर के अंदर जाएंगे, हलेंगे, बिरसर के अंदर झांक के देखेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा हमें। बिरसर के अंदर जैसे ही हम झांक के देखते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें पालियां, बहुत सारी पालियां यानी लगभग 200 से 250 इसमें हमें बिरसर पालियां दिखाई देंगी। और इन पालियों के अंदर हमें कई सारी शुक्रजनक नलिकाएं, यानी प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। जैसे 200-250 पाली हो जाती हैं तो उस प्रत्येक पाली में हमारी कितनी शुक्रजनक नलिकाएं होती है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। अब ये शुक्रजनक नलिकाएं प्यारे साथी ये हमारा बना होता है दो चीजों से, एक तो होता है नर जन्म कोष का और दूसरा सर्टोली कोष का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्रजनक नलिका या शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक नलिका किन दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो बनी होती है नर जन्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। अब देखिए हमारा जो ये बिरसर है इसका मेन काम है, मेन मुख्य कार्य जो है वो है शुक्राणु निर्माण करना, यानी शुक्राणु को बनाना। अब शुक्राणु बनेगा कहाँ, तो यहाँ पर जो शुक्रजनक नलिका है ना, इसके अंदर जो नर जन्म कोशिका और सर्टोली कोशिका है। तो नर जन्म कोशिका का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किसके द्वारा होता है, नर जन्म कोशिका के द्वारा। और जो सर्टोली कोशिका होती है वो शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है ना। अब यहाँ पर देखिए इसी के अंदर
जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में यहाँ पर आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थान देखने को मिलेगा और इसी रिक्त स्थान में आपकी पाई जाती हैं लीडी कोशिकाएं यानी लीडिक सेल पाई जाती हैं। अब ये लीडिक सेल जो है प्यारे साथी आपका टेस्टोस्टेरोन क्या टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाती हैं, जिससे इसी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखिए चेहरे पर बाल आना, है ना, चेहरे पर बाल आ जाना, सोले डोले का बन जाना, है ना, और आवाज का भारीपन होना, है ना। तो ये सब क्या है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जो किस कब आते हैं, जो लीडिक कोशिकाएं होती है, उसी लीडिक कोशिकाएं हमारी टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, हार्मोन बनाती है, जिसके कारण हमारे अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, है ना प्यारे साथी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर जब वृषण पालिका आगे जाकर यहाँ पर जुड़ जाती है, वृषण आगे जाकर क्या बनाएगी, वृषण जालक बनाएगी। यहाँ पर देखिए ये आगे जाकर वृषण जालक बनाएंगी। अब ये वृषण जालक से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे शुक्रवाहिका, वृषण जालक से आगे ये जाएंगी शुक्रवाहिका के द्वारा, फिर शुक्रवाहिका के द्वारा यहाँ पर अधिवृषण, अधिवृषण ये हमारा अधिवृषण है ना, इसको बोलते हैं अधिवृषण। तो इस आगे कहाँ जाएंगी, अधिवृषण में, है ना। अब हमारा जो स्पर्म है, स्पर्म जो है अधिवृषण में आकर वहीं पर रुक जाता है ना। हमारा जो स्पर्म है यानी शुक्राणु है वो कहाँ पर रहता है, उसका संग्रहण कहाँ होता है, तो अधिवृषण में, है ना प्यारे साथी, अधिवृषण में। तो शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ होता है, अधिवृषण में, और शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, तो अधिवृषण में। यानी अधिवृषण में शुक्राणु का संग्रहण होता है, मतलब इसी में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से बनकर आएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, है ना। फिर कुछ दिन बाद ये मतलब सोख ले जाएंगे शरीर से, शरीर के द्वारा शरीर में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, है ना। फिर आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको आगे एक नली दिखाई देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यारे साथी शुक्रवाहक। ये जो आपको देखिए अधिवृषण से आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नली दिखाई देगी जिससे बोलेंगे शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक आगे जाकर यहाँ पर मूत्राशय में जुड़ी होती है, मूत्राशय में, है ना, मूत्राशय में जुड़ी होती है। और मूत्राशय में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ग्रंथि दिखाई देती है ना। मेनली 3 ग्रंथियां होती हैं, है ना, 3 सहायक ग्रंथियां होती है जो जनन में सहायता करती हैं। एक तो यहाँ पर जो ग्रंथि आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं शुक्राशय, संख्या में 2 होती हैं, है ना। ये क्या करती हैं, तरल द्रव स्रावित करती हैं, गाढ़ा तरल द्रव स्रावित करती हैं, इसे सुक्रिय द्रव कहते हैं, मतलब सुक्रिय द्रव स्रावित करती हैं। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेस्टेड ग्रंथि मिलेगी जो कि संख्या में 1 होती है। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर ये मटर के दाने के समान आपको 2 छोटे छोटे मटर के दाने के समान बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि दिखाई देंगी, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये संख्या में 2 होते हैं। फिर आगे आप यहाँ पर आएंगे तो मूत्र मार्ग मिलेगा, जिससे आपका यूरिन जो होता है इसी मूत्र मार्ग से बाहर शरीर से निकल जाता है। और फिर ये इसको कहते हैं शिश्न, क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। मांसपेशी संरचना होती है, इसको शिश्न बोलते हैं, है ना। यहाँ पर शिश्न मुंड होता है और जहां से मूत्र बाहर निकलता है उसे मूत्र छिद्र कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, मूत्र छिद्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, यहाँ पर तो ये मूत्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। अब ये कैसे होता है, देखिए जब कभी भी जो हमारे अंदर की कोशिकाएं हैं, है ना, यानी स्पर्म है, ये जब ज्यादा बनने लगते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, अर्थात मतलब जब कोशिका विभाजन लगातार 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 बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, मैंने जितना बताया एक बार इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, रिवीजन कीजिए। देखिए मैंने कहा कि नरजनन तंत्र, नरजनन तंत्र में सबसे प्राथमिक अंग होता है इसमें कौन सा, वृषण, है ना, क्या होता है, वृषण। अब वृषण जो आपका है ये वृषण कोश के अंदर होता है, इसके अंदर 200 से 250 पालियां होती हैं, उसमें शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं 1 से 3 की संख्या में। ये जो नरजन्म कोशिका और सर्टोली कोशिका से मिलकर बनी होंगी। नरजन्म कोशिका क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करेगा, सर्टोली कोशिका क्या करेगी, उस शुक्राणु को पोषण देने का काम करेगी। उसके आगे इसमें जो रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे उसमें आपकी लीडी कोशिकाएं होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाती है, यानी पुंजन हार्मोन, जो कि हमारे शरीर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को दिखाता है यानी प्रदर्शित करता है। आगे यहाँ पर जाकर ये वृषण जालिका बनाती हैं, आगे फिर उससे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप मिलेगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से फिर अधिवृषण के द्वारा जुड़ी होती हैं। अर्धवृषण में क्या होता है, हमारा स्पर्म आकर यहीं पर रुक जाता है, यहीं पर संग्रह हो जाता है, यहीं पर वो परिपक्व होता है ना। फिर आगे देखिए
हमारा जब स्पर्म इधर से निकलता है, अब स्पर्म यहाँ तक आया है ना, स्पर्म यहाँ तक तो आ गया, लेकिन प्यारे भैया हमारा जो, अब देखिए स्पर्म का रास्ता यही है, मतलब स्पर्म निकलने का रास्ता भी यही है, और यहाँ से देखिए यूरिन, ये यूरिन वाली नली है, अब यूरिन का निकलने का रास्ता भी यही है ना, मतलब इधर से ही मूत्र निकलेगा, इधर से आपका क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा। अब देखिए आपका जो यूरिन होता है वो अम्लीय होता है, यूरिन क्या होता है, अम्लीय होता है ना, और अगर स्पर्म ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि जब स्पर्म यहाँ तक आता है तो स्पर्म यहाँ से आएगा, तो देखिए यहां से जब शुक्राशय यानी इसमें शुक्रिय द्रव मिल जाएगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से इस तरल द्रव मिल जाएगा, और यहाँ से बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से इसको तरल द्रव मिल जाएगा। यानी तो इस जब ये सब ग्रंथि से कुछ गाढ़ा द्रव इसको मिल जाता है, शुक्रिय द्रव, तो ये मिलकर इसी को कहते हैं वीर्य, क्या बोलते हैं, सीमेन, यानी वीर्य, वीर्य क्या कहते हैं, वीर्य। तो शुक्राणु उसमें देखिए वीर्य में शुक्राणु लगभग 10 से 20% होता है, बाकी आपका ये इससे निकला हुआ द्रव रहता है 60 से 70%, 10 से 20% ये रहता है, तो इससे निकला हुआ द्रव रहता है। अब चूंकि जो आपका शुक्राणु है, शुक्राणु के हाथ मतलब शुक्राणु में पैर नहीं होते हैं, है ना, उसमें केवल पूंछ होती है, तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए, कुछ कोई ना कोई चाहिए। अब जब यहाँ पर वीर्य में मतलब उसमें मिल जाता है वीर्य में, तो वहां से वो आसानी से चलकर अब ये कहाँ पर जाएगा, तो जब हम आपको मादा जनन तंत्र बताएंगे तो वहां पर बताएंगे कि मादा जनन तंत्र के योनि से यानी वेजाइना से यूट्रस में जाएगा, है ना। तो इस चीज को समझेंगे कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है, पहले यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वीर्य बन जाएगा। अब चूंकि वीर्य जो है आपका, हमने बताया कि ये अम्लीय होता है, यूरिन अम्लीय होता है, तो अब ये नली अम्लीय हो गई है, तो यहाँ पर जो आपका ये हमारा शुक्राशय है, ये क्या करता है, क्षारीय वातावरण प्रदान करता है, किसको किसको प्रदान करता है, शुक्राणु को। तो इसका पीएच होता है लगभग 7.4 और ये फ्रुक्टोज भी देता है ना। तो ये सब मिलता है, फिर यहाँ से स्पर्म निकलता है, स्पर्म निकलता है महिला की योनि में जाता है, वहां पर गर्भाशय में जाएगा, वहां से अंडाणु आया रहता है, दोनों में क्या होगा, संलयन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, युग्मक का निर्माण होगा, धीरे धीरे फिर कुछ दिन बाद शिशु का निर्माण होगा, इसी तरह से बच्चे का निर्माण होता है ना प्यारे साथी। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप प्यारे साथी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये आपने जो बताया है ये वाकई बहुत अच्छा था। और यदि आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे फॉलो पेज को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।